वैसे तो हमने देखा कि बांग्लादेश ने कल बड़ा ही अच्छे से परफॉर्मेंस दिया और बड़ा ही अच्छा खेले हैं, वो जमकर खेले हैं। भारतीय टीम के साथ इस तरह का खेल होना हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। गो के बांग्लादेश टीम, ये बार बार हम सुन रहे थे कि बड़ी अच्छी टीम है, बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन फिर भी बड़े अच्छे मार्जिन से वो, मतलब बड़ी उन्होंने कोशिश की है, बड़े कम मार्जिन से वो हारे हैं। लगता है हमें आज टफ टाइम देगी बांग्लादेश टीम, क्योंकि हम चाहते हैं कि बांग्लादेश के साथ हम जीतने के बाद फिर हम भारत के मद्दे मुकाबले आएँ। तो क्या लगता है कितना टफ टाइम दे सकती है बांग्लादेश टीम पाकिस्तान को? अच्छा, बांग्लादेश की जो ओवरऑल इस एशिया कप में परफॉर्मेंस रही है वो बड़ी सरप्राइजिंग रही है, क्योंकि ज्यादातर लोग इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान और फिर चौथे नंबर पे बांग्लादेश को रेट कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश श्रीलंका को हराया था, उसके बाद फिर इंडिया के अगेंस्ट जिस तरह से उन्होंने अपनी टॉप नॉच परफॉर्मेंस दिया, आई थिंक वो पाकिस्तान को टफ टाइम दे सकते हैं। इंडिया की बैटिंग लाइन अगर आप देखें, इस पूरे एशिया कप में सबसे स्ट्रांग और अग्रेसिव बैटिंग लाइन है, और अगर उन्होंने बांग्लादेश की टीम ने उनको ज्यादा हिलने नहीं दिया, तो पाकिस्तान की तो मेरे ख्याल में वीकेस्ट तरीन है ये जो टॉप 4 हैं टीम्स जिनमें बैटिंग लाइन। तो मेरे ख्याल में हमारी बैटिंग स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल कर सकती है। देखना ये होगा कि किस प्लान के साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम ग्राउंड में उतरती है और किस कॉम्बिनेशन के साथ उतरती है। ठीक है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि हमें किन चीज़ों पे काम करना होगा? अगर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस की भी बात की जाए तो पहले मैच की निस्बत दूसरे में बेहतर परफॉर्मेंस थी। इसी तरह से ग्रेजुअली हमारी टीम भी बेहतर हो रही है। जिन लोगों पे तनकीद हो रही थी, चाहे वो हुसैन तलत हों, चाहे वो हसन नवाज़ हों, इसी तरह से कप्तान की कप्तानी के ऊपर भी बड़े सवाल उठ रहे थे, लेकिन ग्रेजुअली हमने देखा गो के साइम अयूब हो गए या फ़खर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जितने वो तजुर्बाकार हैं, उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि जो गलतियाँ माजी में हमने की हैं, आज उन सबको सीखते हुए तमाम शोबों में बेहतर कारकर्दगी होगी? और जो तनकीद ख़ासतौर पे सलमान अली आगा पे भी हो रही है कि यूटिलाइजेशन का बड़ा मामला है, किसको कहाँ पे भेजना है, चाहे वो बॉलर्स हों, बैटर्स हों, वो भी अपनी कप्तानी को जस्टिफाई कर पाएंगे आज? देखें, सबसे पहले तो आपको अपने कॉम्बिनेशन को ठीक करना पड़ेगा। अगर सैम अयूब परफॉर्म नहीं कर रहा, तो आपने हसन नवाज को क्यों बाहर बिठाया हुआ है? उसको आप सैम अयूब की जगह ऊपर टॉप ऑर्डर पे खिलाएं, क्योंकि पीएसएल में भी वो एज ओपनर खेलता रहा है, और पाकिस्तान का जो न्यूजीलैंड वाला टूर था उसमें भी उसने ओपन किया है। तो ऑल ऑफ अ सडन आपने उसको बिल्कुल लोअर मिडल ऑर्डर में फेंक दिया था। अब अगर सैम नहीं परफॉर्म कर रहा, तो फिर सैम को मेरे ख्याल में आपको बाहर बिठा देना चाहिए और उसकी जगह हसन नवाज को खिलाना चाहिए। फिर आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हुसैन तलत या फिर फहीम अशरफ, इन दोनों में से मुझे लगता है, या फिर इवन हारिस रऊफ ने तो अच्छी बॉलिंग की है, हारिस रऊफ या शाहीन में से भी कोई एक, किसी एक को बिठा के आपको एक स्पेशलिस्ट स्पिनर सुफियान को खिलाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप देखें कल के मैच में भी जिस तरह से कुलदीप ने बॉलिंग की है, वरुण चक्रवर्ती ने बॉलिंग की है, या फिर उसके साथ साथ अक्षर पटेल ने बॉलिंग की है, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान, अगर जो पाकिस्तान की बेसिक स्ट्रेंथ है वो है इस वक्त स्पिन बॉलिंग अटैक, अगर पाकिस्तान अपना कंप्लीट स्पिन बॉलिंग अटैक खिलाता है, तो चाहे इंडिया हो या बांग्लादेश हो, किसी भी टीम को हम मुश्किल में डाल सकते हैं। और बांग्लादेश की टीम को भी हमने देखा है कि वो स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, ना सिर्फ इंडिया के स्पिनर्स के अगेंस्ट, इवन किसी भी तरह के स्पिनर्स हों, अफगानिस्तान या श्रीलंका की टीम्स के भी स्पिनर्स हों, तो उनके अगेंस्ट वो स्ट्रगल करते हैं। देखिए, मैं ये पहले भी बात कर चुका हूं कि इंटेंट और एग्रेशन के नाम पे बड़े बड़े प्लेयर्स को बाहर किया, आप इन यंग प्लेयर्स को लेके आए, लेकिन जिस वजह से आप लेके आए वो वजह हमें होती हुई नजर नहीं आ रही। और हम बड़े अब वो जो हमने प्लेयर्स बाहर निकाले हैं, हम उन्हें बड़ी शिद्दत से मिस भी कर रहे हैं। तो अहमद भाई, बांग्लादेश के स्पिन बॉलर्स जो हैं वो हमें कितना टफ टाइम दे सकते हैं? आप कह रहे हैं कि हम भारत को भी डिस्कस कर लेते हैं, आज तो बांग्लादेश के मद्दे मुकाबले हम उनके स्पिनर्स जो हमें वो कितना टफ टाइम दे सकते हैं? और हमारा बैटिंग की अगर बात करें तो हमारा मिडल ऑर्डर थ्रू आउट हमें लड़खड़ाता हुआ महसूस हुआ। बड़ी तब्दीलियां तो नहीं की जा सकती, जो अब तब्दीलियां हो सकती हैं मिडल ऑर्डर में किसको खिलाना चाहिए? क्योंकि हम दरमियान में आके जब हमारा मोमेंटम टूटता है तो उसके बाद फिर दोबारा मोमेंटम पकड़ते पकड़ते हम काफी लेट हो जाते हैं, तब तक हमारा मैच हाथ से निकल जाता है। उसके हवाले से भी बताइएगा। आप मिडिल ऑर्डर की बात कर रही हैं, आपका टॉप ऑर्डर कौन सा बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहा है? सिवाय थोड़ा बहुत मार्जिन दे दें। देखें, कुछ अंपायर्स के गलत फैसले भी आड़े आ रहे हैं ना हमारे। वो जिस तरह फखर का कैच था, उसके बाद मोमेंटम बन ही नहीं पाया।
मैच में तो खैर वो था, फखर नॉट आउट था वो तो, मतलब कोई अंधा भी हो तो शायद वो भी जो है ना आवाज उसको अगर थोड़ा बहुत नजर आता होता, ब्लरी विजन भी होता तो वो भी बता सकता था कि नॉट आउट है। लेकिन फिर भी अगर हम उस मैच को भी साइड पे करें तो इनकंसिस्टेंसी तो है हमारे बैट्समैन की तरफ से। और मैं ये पहले भी कहता रहा हूँ कि बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग तीनों डिपार्टमेंट्स में, बॉलिंग फिर फील्डिंग और बैटिंग को मैं तीसरे नंबर पे रखूंगा कि हमारी बैटिंग इतनी पैथेटिक रही है थ्रू आउट द एशिया कप, इवन ट्राई सीरीज में, और उससे पहले भी स्ट्रगल करती रही है। साहबजादा फरहान की, सॉरी सलमान अली आगा की जो आपने बात की है, मेरे ख्याल में सलमान अली आगा एज अ कैप्टन भी स्ट्रगल कर रहे हैं और एज अ बैट्समैन भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं। जिस तरह की सलमान अली आगा की एज अ बैट्समैन परफॉर्मेंस है, मेरे ख्याल में इससे कई गुना बेहतर तो सरफराज अहमद की एज अ बैट्समैन कैप्टन परफॉर्मेंसेस थी जब वो कैप्टन थे। तो सलमान अली आगा को देखना पड़ेगा। फिर मुझे ये समझ नहीं आती मोहम्मद हारिस को आप किस वजह से जाया कर रहे हैं, आप उसको सलमान अली आगा से भी वो बाद में आ रहे हैं, और जिस तरह की नवाज परफॉर्मेंसेस दे रहा है, हुसैन तलत दे रहा है, इवन शाहीन शाह अफरीदी की जिस तरह विद द बैट परफॉर्मेंसेस हैं, मेरे ख्याल में तो सलमान अली आगा को शाहीन शाह अफरीदी के बाद आना चाहिए। ये जो स्ट्रगल है बैटिंग की, ये आपकी तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक आप कॉम्बिनेशन एक अपना थोड़ा सा ठीक नहीं करते, जो मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि सैम को आपको साइड पे करना पड़ेगा। फखर जमान के बारे में कल तक यही सुना था कि उनका कंकशन चल रहा है, अब पता नहीं वो किस हद तक रिकवर कर चुके हैं नहीं कर चुके। दूसरी तरफ बाबर आजम की स्टोरी थी इंस्टाग्राम पे, वो कहीं ट्रैवल कर रहे थे, अब पता चला है कि वो भी दुबई पहुंच गए हैं। अच्छा। तो अभी तो बर्ड्स की सूरत मॉरल हाल स्पोर्ट्स के लिए गए हैं वो है यकीनी तौर पे। अच्छा, दो तीन चीज़ें मैं आपसे जानना चाहूँगा। एक तो ये कि अगर हम कंपैरिजन करें पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीम का, फिर पाकिस्तान और इंडिया की टीम का, दोनों कितनी कैपेसिटी आपको लगता है कि पाकिस्तान जीतने की कैपेसिटी रखती है पाकिस्तान की टीम, या उनको यूटिलाइज़ करने का मसला आ रहा है? एग्जैक्टली प्रॉब्लम है कहाँ पे? क्योंकि जिस तरह से आपने सलमान अली आगा की भी बात की है, एक तो ये कि वो सही जगह पे सही खिलाड़ियों को यूटिलाइज़ भी नहीं कर पा रहे और ख़ुद भी कहीं छुपते हुए दिखाई दे रहे हैं। बैट्समैन अगर उनको देखा जाए एज ए बैटर के तौर पे, तो वो खुद कुछ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए पिछले काफ़ी मैचेस के अंदर, बॉलिंग भी वो नहीं कर पा रहे। तो फिर कहाँ पर उनकी सलाहियतें दिखाई दे रही हैं जिसकी वजह से उनको कॉम्पिटेंसी मिलनी चाहिए? साथ में दोनों टीमों का भी कंपैरिजन करके बताइएगा कि कैपेसिटी है हमारी टीम में कि अगले दोनों मैचेस में दोनों को हरा सकें। देखें, पहले तो सलमान अली आगा की जहां तक बात है, छुपने से मसाइल हल नहीं होंगे। आपको, आप कैप्टन हो तो आपको फ्रंट पे आके लीड करना पड़ेगा एज ए कैप्टन भी और एज ए बैट्समैन भी। और अगर कप्तान की ऐसी परफॉर्मेंस होगी तो वो फिर बाकी प्लेयर से किस मुंह से डिमांड करेगा कि आप अपनी परफॉर्मेंसेस को टॉप नॉच रखें या इंप्रूवमेंट लेके आए परफॉर्मेंसेस में। जहां तक कंपैरिजन की बात है तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की टीम में एबिलिटी और पोटेंशियल की कमी नहीं है। ठीक है, अगर हमारी टीम यंग है तो इंडिया की भी टीम यंग है, उसमें भी रोहित शर्मा, विराट कोहली, जडेजा, ये प्लेयर्स नहीं है। इस तरह से बांग्लादेश की टीम में भी अगर आप देखें तो शाकिब या मुस्तफिजुर रहमान वगैरह वगैरह, मुशफिकुर रहीम बड़े प्लेयर नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि टीम सब यंग है, लेकिन खेलने का अंदाज और जो एक फियर ऑफ फेलियर है ना, वो आपकी टीम को मरवा जाता है। मैं ये अक्सर बात करता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मैच अपने से किसी और ओपोनेंट से ज्यादा अपने साथ होता है कि अगर हम जीतने पे आए तो अगली टीम अपनी टॉप से टॉप परफॉर्मेंस भी दिखाए, जितनी भी बड़ी टीम हो तो हम उसको हरा देते हैं। और अगर हारने पे आए तो अगली टीम जितना भी कोशिश कर ले कि हम जीते, हम उससे ज्यादा कोशिश करते हैं कि हम हारें। तो मेरे ख्याल में जो फियर ऑफ फेलियर है वो आपकी टीम में नजर आता है। जब तक ये फियर ऑफ फेलियर रहेगा कि कहीं हम हार ना जाएं, जब तक आप एक वो स्कूल के बच्चों की तरह जो है ना वो मैच से पहले जो आपने प्लानिंग की होती है उसी प्लानिंग पे चलते रहेंगे, देखें ऑन द ग्राउंड मैच के दौरान आपकी प्लानिंग चेंज हो सकती है क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से आपको चीजों को प्लान करके एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो वो उस तरह से मैच के लिहाज से बदलती हुई सिचुएशन या उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग नजर नहीं आती। ऐसे लगता है कि एक रटा रटाया सबक है वो पढ़ के हमारी टीम ग्राउंड में आती है। अगर आप ये थोड़ी देर के लिए हम सोच लेते हैं कि हम बांग्लादेश से मैच जीत चुके हैं और अब हम इंडिया के मद्दे मुकाबिल आ गए हैं, तो आप समझते हैं 2 हार का बदला पाकिस्तान टीम जो है वो ले पाएगी? और आपने कैपेसिटी की बात की है कि कमी नहीं है और पोटेंशियल मौजूद है, सिर्फ अपनी स्ट्रेटेजी सिचुएशन को देखते हुए और उस वक्त मौजूदा हालात को देखते हुए बदलने की ज़रूरत है। तो समझते हैं कि भारत को हम हरा सकते हैं, क्योंकि हमारी दिली ख्वाहिश ये है और मेरी टीम तो ये कहती है कि पैसे वैसे तो नहीं लगाए हुए, लेकिन दिली ख्वाहिश है, इसलिए मैं उसका इजहार कर रही हूँ। क्या हो सकता है? और अभिषेक के बारे में बताएगा कि अभिषेक को काबू करना कितना जरूरी होगा हमारे लिए? मुझे लगता है अगर आपने पैसे लगाए हुए हैं तो बहुत जल्द आप गरीब होने वाली हैं, तो बेहतर ये है कि पैसे निकाल लें।